बहारों फूल बरसाओ। कामयाबी और संघर्ष के बीच के जो रिश्ते होते हैं, अक्सर लोग उसे समझ ही नहीं पाते हैं। जिसने भी समझ लिया वो कामयाबी के उच्चतम शिखर पे होते हैं। चाहे वो रफी साहब हों, किशोर दा हों, लता मंगेशकर हों या फिर किसी भी फील्ड से, किसी भी इंडस्ट्री से हों। हम आज बात करेंगे एक ऐसे कलाकार के जीवन संघर्ष के बारे में जिनके परिवार में किसी को भी संगीत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। उसके बावजूद भी अपने मधुर आवाज से पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर राज किया है। वह अमर आवाज, अमर नाम है मोहम्मद रफी। कामयाबी और संघर्ष के बीच के रिश्ते को समझने के लिए आइए जानते हैं रफी साहब के जीवन के संघर्ष की कहानी। मोहम्मद रफी एक बहुत ही समर्पित, मुस्लिम व्यसनों से दूर रहने वाले तथा शर्मीले स्वभाव के आदमी थे। आजादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम बिकलिश से शादी की और उनकी 7 संतान हुई, 4 बेटे तथा 3 बेटियां। मोहम्मद रफी को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत हंसमुख और दरिया दिल थे तथा हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्मी गीत उन्होंने बिना पैसे लिए या बेहद कम पैसों लेकर गाए। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए उन्होंने बहुत कम पैसों में गाया था। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी उनकी दरिया दिली का सूचक है। उस समय लता जी का कहना था कि गाने गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी का एक अंश यानी रॉयल्टी गायकों तथा गायिकाओं को मिलनी चाहिए। रफी साहब इसके खिलाफ थे और उनका कहना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक गायिकाओं को उसकी फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो उनको और पैसों की आशा नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच मनमुटाव हो गया था। लता ने रफी के साथ सेट पर गाने से मना कर दिया था और वर्षों तक दोनों का कोई जुगल गीत नहीं आया। बाद में अभिनेत्री नरगिस के कहने पर ही दोनों ने एक साथ गाना चालू किया था और ज्वेल थी फिल्म में दिल पुकारे गाना गाया था। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर पंजाब के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा कोटला सुल्तान सिंह में ही हुई थी। जब मोहम्मद रफी करीब 7 साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफी छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफी साहब का काफी वक्त वहीं पर गुजरता था। कहा जाता है कि रफी साहब जब 7 साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फकीर का पीछा किया करते थे जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज रफी को पसंद आई और रफी साहब उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज भी पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे थे, लेकिन इससे रफी साहब को स्थानीय ख्याति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। उस समय ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। इनको सुनने हेमंत मोहम्मद रफी और उनके बड़े भाई भी गए थे। इसी बीच बिजली चली गई। बिजली चले जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया था और ऐन वक्त पर रफी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया कि भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफी को गाने का मौका दिया जाए और तभी संयोगवश उनको अनुमति भी मिल गई थी और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रेक्षकों में श्याम सुंदर जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उन्होंने भी उनको सुना और सुनकर काफी प्रभावित हुए। तब उन्होंने मोहम्मद रफी को अपने लिए गाने का न्योता दे दिया था। मोहम्मद रफी का पहला गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था जिसे उन्होंने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया था। सन 1946 में मोहम्मद रफी ने बम्बई आने का फैसला किया और उन्हें संगीतकार नौशाद ने
पहले आप नाम की फिल्म में गाने का मौका दिया। उनके सरल स्वभाव, हम्बल व्यक्तित्व और उनके मधुर आवाज ने उन्हें अनगिनत ख्याति दिलाया। नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा 1946 में बन रही फिल्म अनमोल घड़ी से रफी साहब को पहली बार हिंदी जगत में ख्याति मिली। इसके बाद शहीद, मेला तथा दुलारी में भी रफी ने गाने गाए जो बहुत प्रसिद्ध हुए थे। 1951 में जब नौशाद फिल्म बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे तो उन्होंने अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाने की सोची थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार तलत महमूद को धूम्रपान करते देखकर अपना मन बदल लिया था और रफी साहब से गाने को कहा। बैजू बावरा के गानों ने रफी को मुख्य धारा गायक रूप में स्थापित किया। इसके बाद नौशाद ने रफी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज पसंद आई और उन्होंने भी रफी से गाने गवाना शुरू कर दिया था। शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के पसंदीदा कलाकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश जी की आवाज पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफी साहब को प्रयोग किया। यहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए रफी साहब ने गाया। जल्द ही संगीतकार सचिन देव बर्मन तथा उल्लेखनीय रूप से ओपी नैयर को रफी साहब की आवाज बहुत पसंद आई थी और उन्होंने रफी साहब से गवाना आरंभ किया। ओपी नैयर का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफी आशा की जोड़ी का काफी प्रयोग किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उस जमाने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रतीत होती है। उनके निर्देशन में गाए गानों से रफी को बहुत ख्याति मिली और फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, ललित चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद ही रफी साहब बन गए थे। दिलीप कुमार, भारत भूषण तथा देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अभिनय करने वाले कलाकारों की सूची बढ़ती चली गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र इत्यादि कलाकारों के लिए रफी की आवाज पृष्ठभूमि में गूंजने लगी। शम्मी कपूर तो रफी साहब की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफी साहब का इस्तेमाल किया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, पर आवाज रफी साहब की ही रही थी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा मुझ पर होगा, ये चांद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल, कश्मीर की कली शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए लोकप्रिय गानों में शामिल हैं। धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ती गई कि अभिनेता इन्हीं से गाना गवाने का आग्रह करने लगे और राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र तो मानते ही नहीं थे कि कोई और गायक उनके लिए गाए। 1950 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद तथा सचिन देव बर्मन ने रफी साहब से उस समय के बहुत लोकप्रिय गीत गवाए। यह सिलसिला 1960 के दशक में भी चलता रहा। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफी का इस्तेमाल 1960 के दशक में किया। 1960 में मिला फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफी साहब को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इसके बाद घराना 1961 में, काजल 1965 में, दो बहन 1966 में तथा नीलकमल 1968 में, इस तरह का फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी ने कई यादगार नगमे दिए। 1961 में रफी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1961 में रफी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को इसके लिए मिला था। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना आगाज ही रफी के स्वर में किया और 1963 में फिल्म पारसमणि के लिए बहुत सुंदर गीत बनाए। इनमें सलामत रहो तथा वो जब याद आए लता मंगेशकर के साथ, ये सभी उल्लेखनीय हैं। 1965 में ही लक्ष्मी प्यारे के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए गाए गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा था। 1965 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी द्वारा फिल्म जब जब फूल खिले के लिए संगीतबद्ध गीत
परदेसियों से ना आँखियां मिलाना लोकप्रियता के शीर्ष पर पहुंच गया था। 1966 में बहारों फूल बरसाओ बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, इसके लिए उन्हें 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अगर अभी भी कामयाबी और संघर्ष के बीच के रिश्ते को नहीं समझ पाए हैं तो एक ही रिश्ता है, और वो रिश्ता है आपके उस चीज से, उस काम से, लव, प्यार, जो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करता हो और तब बढ़ती है उसे पाने की भूख। यही प्यार, यही भूख उस पेनफुल स्ट्रगल को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी क्रिएट करती है। दोस्तों, ये वीडियो, ये रफी साहब का स्ट्रगल लाइफ कैसी लगी एंड मेरी बातों से आप कितना एग्री हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।